हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। एंड टर्म एग्ज़ाम डिस्कस कर लेते हैं जो 2017 में आया था। और इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। और भले ही ऑप्शंस हैं मगर हम सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें से अटैम्प्ट करना है सारे क्वेश्चंस, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आंसर लिख रखे हैं। पहला कह रहा है कि ए पार्ट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेट, वर्नेबिलिटी एंड रिस्क। ठीक है, थ्रेट, वर्नेबिलिटी और रिस्क में क्या अंतर है? तो डिफरेंस जो है इन तीनों में एज फॉलोज़ है कि थ्रेट जो होता है पोटेंशियल डेंजर होता है, कि थ्रेट यानी खतरा, एक पोटेंशियल डेंजर है टू अ सिस्टम और एन एसेट सच एज मेलिशियस एक्ट और नेचुरल डिज़ास्टर, तो थ्रेट हो जाता है वो। वर्नरेबिलिटी जो है वो मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक वीकनेस कहलाती है इन अ सिस्टम और एन एसेट दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अ थ्रेट। तो थ्रेट के थ्रू जो एक्सप्लॉइट हो सकता है वो वीकनेस को हम वर्नरेबिलिटी कहते हैं, सच एज सॉफ्टवेयर बग या मिस कॉन्फ़िगरेशन। रिस्क जो होता है एक प्रोबेबिलिटी है या इम्पैक्ट ऑफ द थ्रेट है एक्सप्लॉइटिंग अ वर्नरेबिलिटी। जो एक वर्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने वाला थ्रेट है उसकी प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट को रिस्क कहते हैं, सच एज डेटा ब्रीच या फिर सिस्टम फेलियर। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि डिस्क्राइब द मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? फिजिकल थेफ्ट और लॉस ऑफ डिवाइस, फ़ोन चोरी हो जाना, ये भी एक थ्रेट ही तो है, सिक्योरिटी चैलेंज ही तो है। मालवेयर इन्फेक्शन थ्रू मेलिशियस एप्स, फिशिंग अटैक्स और सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटीज़। मालवेयर इन्फेक्शन होना, वीक और रीयूज पासवर्ड एंड लैक ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये भी एक टाइप का क्या है, मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लैक होना। पब्लिक वाईफाई सिक्योरिटी रिस्क, सोशल इंजीनियरिंग अटैक से भी बचना। सी पार्ट कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस इथिकल इश्यूज फ्रेमवर्क इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या क्या इथिकल इश्यूज और फ्रेमवर्क हैं? तो इथिकल इशू फ्रेमवर्क हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पहला आता है कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट। ठीक है, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट फोकसेस ऑन द आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट। एक एक्ट के आउटकम पे फोकस करता है, सच एज द हार्म और बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, उसके क्या परिणाम आएंगे उस पर फोकस करता है। दोनों डोंटोलॉजिकल यानी एम्फेसाइज द इथिकल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जो ड्यूटीज़ एक इंडिविजुअल की होती हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन जैसे होते हैं, तो इथिकल ऑब्लिगेशंस सच एज रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसको कहते हैं डोंटोलॉजिकल। फिर आता है वर्च्यू बेस्ड, कंसीडर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्च्यूज एंड वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, हम किसी की प्राइवेसी को छेड़े की हमारा हक नहीं है। व्हाट इज़ वीपीएन एंड मेजर सिक्योरिटी कंसर्न इन वीपीएन। तो वीपीएन पे बड़ा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और इस पेपर में भी बना है। तो ये शॉर्ट में, जैसे पिछले पेपर में आया था कि मेटा डेटा बताओ, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी आ गया था उसका, तो वैसा ही कुछ है ये। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहते हैं, विच इज़ अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। तो हमें पता होता है वीपीएन हम हमेशा यूज़ करते हैं, मगर एक्सप्लेन करने में, प्रॉपरली करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो एक सिक्योर या इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में इंटरनेट में। द मेजर सिक्योरिटी कंसर्न इन वीपीएन क्या क्या है? वीक इंक्रिप्शन और प्रोटोकॉल दैट कैन बी इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लैक ऑफ एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होती, विच कैन एक्सपोज द डेटा टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। तभी जो फ्री वीपीएन होता है उनमें खतरा रहता है। मेलिशियस वीपीएन प्रोवाइडर दैट लॉग और सेल यूज़र डेटा, तो ऐसा भी हो सकता है। सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़ इन वीपीएन सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर में ही सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज़ हो। ई पार्ट कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग अटैक। फार्मिंग, पैकेट स्पूफिंग एंड ज़ॉम्बी अटैक। पैकेट स्पूफिंग पे हम बात कर चुके हैं। ये क्या है? फार्मिंग देखते हैं। अ टाइप ऑफ अटैक वेयर अ मेलिशियस एक्टर रीडायरेक्ट यूज़र टू अ फेक वेबसाइट जो कि लेजिटिमेट दिखती है ना, तो इसको फार्मिंग कहते हैं। और इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि तुम्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने का ऑफिशियल पेज दिख रहा है मगर वो है नहीं। फिर है पैकेट स्पूफिंग, अ टाइप ऑफ अटैक वेयर द अटैकर सेंड्स पैकेट टू अ नेटवर्क इन ऑर्डर टू impersonate or a legitimate user, intercept ट्रैफिक या लॉन्च अदर अटैक्स। तो कोई अटैक करने के लिए या impersonate
लेजिटिमेट यूज़र, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सेंड कर रहे हैं फेक पैकेट्स को। ज़ॉम्बी अटैक क्या है कि वेयर अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर और डिवाइसेस आल्सो known as botnets is used to launch coordinated attack on a target। तो जैसे zombies एक साथ झुंड में आते हैं वैसा ही कुछ coordinated अटैक होता है। What is मीडिया फॉरेंसिक? ये मीडिया फॉरेंसिक पिछली बार भी आया था तो बार बार आ रहा है। और इथिकल हैकिंग डिफरेंट फ्रॉम क्रैकिंग में क्या अंतर है? तो मीडिया फॉरेंसिक इज़ द साइंटिफिक एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया डेटा। कि जब भी हम फॉरेंसिक्स करते हैं तो हम जैसे पोस्टमार्टम करते हैं, या तुमने डॉक्टर सालुके को देखा होगा, मीडिया में क्या होता है मल्टीमीडिया डेटास को चेक करते हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में जानना है तो जस्ट पहले मैंने एक यूनिट 1 और 2 की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी चीज़ें समझा रखी हैं इसकी, सच एज इमेज, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर एविडेंस एंड ऑथेंटिसिटी। इथिकल हैकिंग एक लीगल और ऑथराइज प्रोसेस है टेस्टिंग एंड इवेल्युएट करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को। मगर क्रैकिंग क्या है? एक इलीगल या मलिशियस एक्टिविटी है। इथिकली तुम कोई काम करते हो तो चेक कर सकते हो सिस्टम कितना सिक्योर है, मगर अनइथिकल करना यानी मलिशियस काम करना, ब्रेकिंग इनटू द सिस्टम और नेटवर्क कॉजिंग हार्म और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। जस्टिफाई विद अ रियल टाइम एग्जांपल हाउ ऑथेंटिकेशन कैन बी अचीव्ड इन बैंकिंग सेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली जो हैं बड़े में भी आ सकते हैं, जैसे उसमें स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन का आया था कि एक सिस्टम है उसका। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, पासवर्ड्स एंड पिन लगा सकते हैं जो कि होता ही है, सच एज यूजिंग अ सिक्योरिटी टोकन और अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर। तो ये 2 फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टर में क्या आ जाता है, जैसे तुम किसी को जीपे भी करते हो तो एक तो तुम बायोमेट्रिक करते हो पहले, उसके बाद पिन डालते हो, यूपीआई वगैरह, है ना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सच एज कॉम्बाइनिंग समथिंग द यूज़र नो, जैसे पासवर्ड, समथिंग द यूज़र हैज़ यानी सिक्योरिटी टोकन, एंड समथिंग द यूज़र इज़। तो इन सबको कंबाइन करना। देखिए कभी कभार कुछ क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पूछो तो तुम्हारा निकनेम क्या था या तुम्हारी फेवरेट बुक क्या थी, है ना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर आता है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, सच है सेंडिंग अ वन टाइम पासवर्ड, कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे वन टाइम पासवर्ड भेज दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है, अब ये बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम या DIS और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑटोनोमस कंप्यूटर वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। एक सिंगल सिस्टम के रूप में काम करते हैं, चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बटे हुए हैं और ऑटोनोमस यानी सिंगल हैंडली संभाल रहे हैं। तो DIS प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये अलाउ करता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? अलाउ करता है कि वो डेटा को शेयर कर सके, रिसोर्स को अलग अलग लोकेशन में एक ही बार में। तो एक एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एप्लीकेशन सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इन सब की सक्सेस के पीछे डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का बड़ा हाथ है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड अमंग मल्टीपल मशीन, DIS कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस। अगर किसी को ज़्यादा स्टोरेज या किसी की भी ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं? अलग अलग डेडिकेटेड सर्वर्स बनाते हैं। तो वैसा ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है फास्ट काम करने में बहुत हेल्प करता है और बेटर परफॉर्मेंस, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी सब में हेल्प करता है। बी पार्ट देख लेते हैं सेकंड का, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अटैक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट इन डिटेल। तो यहाँ पे पहले क्या बोले? टाइप्स ऑफ अटैक को एक्सप्लेन करो। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट की क्लासिफिकेशन। तो पहले अटैक्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड मालवेयर अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फिशिंग अटैक, कुछ अटैक तो याद होने चाहिए, एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। दोबारा बोलता हूँ, मालवेयर अटैक, डॉस अटैक, फिशिंग अटैक और सोशल इंजीनियरिंग अटैक। मालवेयर अटैक इंक्लूड वायरस। अब मालवेयर के अंदर क्या आते हैं? वायरस आता है, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स दैट एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। डॉस अटैक आर डिजाइन टू डिस्टर्ब नॉर्मल ट्रैफिक एंड प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क और वेबसाइट। डॉस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो वो क्वेश्चन कर रहे थे हम, ऐड टू कार्ट वाला, है ना। तो मतलब बहुत सारा ट्रैफिक ले लेना नॉर्मल ट्रैफिक को प्रिवेंट करने के लिए, जेन्युइन लोगों को प्रिवेंट करने के लिए, वेबसाइट में एक्सेस करने के लिए, है ना। फिशिंग अटैक, अटैम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल। और सोशल इंजीनियरिंग जो है वो ट्रिक करना लोगों को कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन खुद ही बता दें।
द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट इज़ इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ डन ऑन द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स ये क्या होते हैं? इंटरनल थ्रेट कम फ्रॉम, अब ये थ्रेट्स की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल आ रहे हैं। इंटरनल थ्रेट कम फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स और पार्टनर्स। एक्सटर्नल थ्रेट क्या होते हैं? कम फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हैकर या साइबर क्रिमिनल्स। तो कुछ लोग एम्प्लॉयज़ से ही बातचीत करके सोशल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या कोई हैकर अपने लिए वो करवाता है। एक्टिव एंड पैसिव थ्रेट्स। Active threat are those that attempt to modify, damage or steal data. Passive threat are those that attempt to monitor or eavesdrop a data. Active क्या बोला? जो modify, damage या steal करना है डेटा को। Passive क्या है? मॉनिटर करना या eavesdrop करना। कहने का मतलब है एक्टिव थ्रेट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हारी डिटेल्स को ही चेंज कर देगा। पैसिव थ्रेट वाइल क्या करता है? सिर्फ देखता है, ईव्सड्रॉप करता है, यानी जैसे आस पड़ोस के लोग जानकारी रखते हैं वैसा कुछ, विदाउट अल्टरिंग इट, है ना। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन थ्रेट आते हैं। ह्यूमन थ्रेट्स आर दोज दैट आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर और इंटेंशनल मलिशियस बिहेवियर। या नॉन ह्यूमन ऐसे होते हैं दैट अराइजेज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर एंड नॉन ह्यूमन कॉजेज। तो ह्यूमन जानबूझ के गलती से भी कर सकते हैं, और नॉन ह्यूमन वाले नेचुरल डिजास्टर या सॉफ्टवेयर फेलियर कुछ हो गया। इंटरनेशनल इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल थ्रेट्स। इंटेंशनल थ्रेट आर दोज दैट आर कैरीड आउट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म, जानबूझकर। अनइंटेंशनल क्या होता है? लैक ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस, पता ही नहीं था तो OTP शेयर कर दिया, वैसा कुछ। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट इज़ क्रिटिकल इन डेवलपमेंट ऑफ, ऐसी आखिरी में लाइन लिख देना, क्योंकि मैंने देखा है टीचर को समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ एंड हो रहा है, और बच्चे कंप्लीट भी नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसको एक और पॉइंट लिखना था, जगह खाली थी तो लिखा नहीं उसने, ठीक है। तो ऐसा आखिरी में कर देना कि ऐसी चीज़ें जो होती है ज़रूरी होती हैं थ्रेड्स को एनालाइज करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ बायोमेट्रिक सिस्टम हेल्प इन सिक्योरिंग द इन्फॉर्मेशन। बायोमेट्रिक यूनिट 3 आएगा ही आएगा, मतलब बायोमेट्रिक पे ये सब कुछ। व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया, इसमें बहुत सारे सवाल डाले गए हैं, और अच्छा भी क्वेश्चन है ये, तुम समझ जाओगे अगर तुमने यूनिट 3 की वीडियो नहीं देखी है। हाउ बायोमेट्रिक सिस्टम हेल्प इन सिक्योरिंग द इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने में बायोमेट्रिक सिस्टम का क्या हाथ है, और क्या क्राइटेरिया हैं जिसमें बायोमेट्रिक सिलेक्शन होती है। ऑल्सो डिज़ाइन इश्यूज़ क्या क्या हैं। डिज़ाइन इशू बार बार आ रहा है पेपरों में, ठीक है, 2018 में भी दिखाऊंगा तुम्हें। डिज़ाइन इशू क्या है बायोमेट्रिक सिस्टम में, दैट कैन बी हैंडल टेकिंग अ केस स्टडी। एक केस स्टडी भी लो, तो ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर सब कुछ कवर कर रहा है। अ बायोमेट्रिक सिस्टम हेल्प इन सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग एन इंडिविजुअल based on their unique physical or behavior traits such as fingerprint, iris, face, voice signature and GAIT gait, है ना। मैं इसके बारे में बताया था, चाल चलने के बिहेवियर, तो ये सब भी देख सकते हैं। तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के काम आता है, कि इंडिविजुअल को वेरीफाई करने के काम आता है, आइडेंटिफाई करने के काम आता है, बेस्ड ऑन देयर ट्रेट्स, ठीक है। बायोमेट्रिक सिस्टम आर मोर सिक्योर देन ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेटेड मैटर, बिकॉज वो क्या है, वो ईजिली रेप्लिकेट हो जाते हैं, शेयर्ड हो जाते हैं, या स्टोलन हो जाते हैं, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम डिपेंड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, जैसे एक्यूरेसी, यूनिवर्सैलिटी, यूनिकनेस, परमानेंस, इस पर भी बात हुई है हर एक टॉपिक पे, कलेक्टिबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये जो है जिस पे डिपेंड करता है, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। जहाँ भी ऐसे टर्म आए ना, इनको पॉइंट वाइज लिख देना, जैसे यहाँ तो शॉर्ट में बता रखा है ना, कि तुम बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। अगर यहाँ तो क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है, इसलिए ऐसा मैंने करा है ना। द सिस्टम शुड बी एक्यूरेट इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल, एप्लीकेबल टू ऑल पीपल, परमानेंट थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ, और कलेक्टिबल विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, कोई डिस्कम्फर्ट ना करे, एंड एक्सेप्टेबल टू इंडिविजुअल हु यूज़ इट, और जो यूज़ कर रहे हैं उसको उनको मंजूर हो, कि कोई अपना आइरिस का क्यों देना चाहेगा, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों में। डिज़ाइन इश्यूज़ इन अ बायोमेट्रिक सिस्टम कैन बी हैंडल बाय कंसीडरिंग द यूजेबिलिटी। क्या क्या कंसीडर करना है? यूजेबिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड कॉस्ट फैक्टर्स, ठीक है। समझ में आया क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। यूजेबिलिटी इश्यूज़, अब डिज़ाइन इशू में क्या हो गया? यूजेबिलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड कॉस्ट फैक्टर। अब यूजेबिलिटी इशूज़ जैसे ईजी टू यूज़, स्पीड कैसी है, मतलब तुम बायोमेट्रिक में ही तुम्हारा आधा घंटा लग रहा है, कौन करवाएगा। एक्यूरेसी कैन बी एड्रेस बाय प्रोवाइडिंग यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, समझ में आए कि क्या करना है यूज़र को। फास्ट प्रोसेसिंग टाइम और हाई रिकॉग्नाइजेशन रेट, की फटाक से पहचान ले हमें कि यही था,
है ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मतलब तरीका कुछ भी हो सकता है। प्राइवेसी जो है कैन बी मिटिगेटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स, ना प्राइवेसी ना स्टील हो किसी की, सच एज डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर डेटा स्टोरेज, एक्सेस कंट्रोल वगैरह। सिक्योरिटी कंसर्न कैन बी एड्रेस बाय इम्प्लीमेंटिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले ही बता चुका हूँ कि कंबाइनिंग बायोमेट्रिक को पासवर्ड या स्मार्ट कार्ड से कंबाइन कर दो। कॉस्ट इश्यूज कैन बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, है ना। अगर कॉस्ट इश्यूज़ की बात आ रही है तो ओपन सोर्स की यूज़ कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड यूज़ कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो बायोमेट्रिक सर्विसेज को किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पे, मगर थोड़ा रिस्क का काम है। अपनी कंपनी में हो तो ज़्यादा बेटर है। अ केस स्टडी, अब केस स्टडी का अगला क्वेश्चन था, अ केस स्टडी ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम दैट आई हैव यूज्ड इन द फिंगर प्रिंटिंग रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑन माई मोबाइल फ़ोन। हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो ये केस स्टडी तो है। द सिस्टम यूजेज अ कैपिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर दैट कैप्चर द यूनिक रिग्स एंड वैलीज ऑफ माई फिंगरप्रिंट्स टू ऑथेंटिकेट माई आइडेंटिटी। कितना पेचीदा काम है, और हम हमेशा फ़ोन खोलने के लिए वही करते हैं। द सिस्टम हैज़ बीन डिज़ाइन टू बी यूज़र फ्रेंडली एंड फास्ट, दो सेकेंड, 1 सेकेंड में हो जाता है। एंड इट हैज़ अ हाई रिकॉग्नाइजेशन रेट, मेकिंग इट ईजी फॉर मी टू एक्सेस माई फ़ोन quickly and securely. So system also protect my fingerprint data by encrypting it and store it securely on the device, ensure my privacy and security. तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, और तुम ऐसे लिख सकते हो, केस स्टडी से डरना नहीं, अपने जो आम जिंदगी में देखते हैं वही लिख देना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस मैं बाद में थोड़ा कंटिन्यू करूँगा। पहले होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स ऊपर मैंने बताए थे क्या क्या याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स वगैरह, एक्टिव पैसिव, ह्यूमन नॉन ह्यूमन, और बायोमेट्रिक का एक बार दोबारा जाके देख लो कि क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, तुम इसको कैसे फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मेरे को क्या लिखना है। ठीक है।